हेलो। देखिए, आज पहले आईपीसी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका सीआरपीसी पढ़ाया जाएगा। देखिए, आईपीसी में आपका 462 तक हुआ था, 462 तक। अब हमें जो पढ़ना है इधर से आपका 463 से पढ़ना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मान के चलिए, यूपीजे में आपका एक क्वेश्चन आया था। तो इधर से आपका यानी कि कूटकरण, यानी कि दस्तावेजों का कूटकरण आपका पूछा गया था। और वह क्वेश्चन अंत में डिलीट करना पड़ा आयोग को, क्योंकि कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो आपका सही हो। मैंने आयोग ने ऑप्शन तो बनाया था, लेकिन आपका कह सकते हैं फोर्जरी हमें शुरू करना है। यानी कि फोर्जरी या कूट रचना अध्याय आईपीसी का 18, जिसमें दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में प्रावधान है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है फोर्जरी से। पहला क्वेश्चन आप मैंने तीन चार धाराएं इस चैप्टर की याद रखनी है अच्छे से। अब भाई देखिए, अनंत संभावनाओं को लेकर आदमी नहीं पढ़ा सकता, ये भी एक है। अगर मान लीजिए कि आ जाए कोई और धारा, तो 1% चांस है कि आपका फालतू धारा भी पूछ ले, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका फोर्जरी या पहला क्वेश्चन बनता है कि कूट रचना को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो वह सेक्शन याद रखना पड़ेगा। आईपीसी का सेक्शन 463 पहला। अब कूट रचना होती क्या है, तो देखिए आपका जो दूसरा मॉडल आपका बना है वो भी आपको बता दिया जाए। तो दूसरा मॉडल यूपीजे में ये बना है कि निम्नलिखित में से किस धारा को प्रतिस्थापित किया गया या किसमें संशोधन किया गया है। और वहीं यूपीजे ने तीन चार धाराएं दी थी और उसमें कोई सही नहीं था ऑप्शन। तो अंत में उस क्वेश्चन को हटा दिया था यूपीजे ने। लेकिन आपको सतर्क रहना है। जो ये 463 यानी कि फोर्जरी हम बताएंगे, इसमें आपका संशोधन किया गया है। और ये जो संशोधन किया गया है, ये आईटी एक्ट द्वारा किया गया है। फिर आप याद रखिए किस सन में किया गया है, तो सन 2000 में किया गया है। फिर आपका पूछा जाता है कि ये संशोधन किस तारीख से लागू हुआ, तो सुबह भी बताया गया कि और यूपीएपीओ में आया भी है कि आपका यह संशोधन किस तारीख को लागू हुआ, तो वह तारीख रट कर जाइएगा। सुबह भी बताया गया 17 अक्टूबर सन 2000 को, यानी कि 17 अक्टूबर सन 2000 को। यूपीजे में एक बार ये क्वेश्चन बना कि सन 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट द्वारा किन किन कानूनों में संशोधन किया गया। और उसमें दिया था आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, उपर्युक्त सभी। तो बताइए किन किन कानूनों में किया गया। सीआरपीसी में भी किया गया, एविडेंस में भी किया गया, और किस में, आईपीसी में भी। तो उपर्युक्त सभी मार्क कराना, इसको लिख लीजिए। तो एक जगह लिख लीजिए, रिपीट करें तो भाई लिखिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा, दो तीन लाइन अलग से भी लिखते रहिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा, सन 2000 द्वारा एविडेंस, आईपीसी तथा सीआरपीसी तीनों में संशोधन किया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी में। फिर मैं बता दूं, एविडेंस, आईपीसी तथा सीआरपीसी तीनों में संशोधन किया गया। और किसको जोड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को। हिंदी में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख।
अब देखिए फोर्जरी होती क्या है। आपका 463 जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख यानी कि कंप्यूटर हुआ, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ इत्यादि में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक यानी कि पब्लिक यानी कि आम जनता को या किसी व्यक्ति को नुकसान कारित किया जाए, क्षति कारित किया जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, यानी कि फर्जी दस्तावेज बना लिया और इसलिए बना लिया कि हम वसीयतदार हैं, हम वसीयती संपदा पाए हैं, फर्जी दस्तावेज बना लिया और मुकदमा कर दिया कि ये हमारा 10,000 रुपया लिए हैं और 10,000 लेन देन का क्या कर लिया, फर्जी दस्तावेज रच दिया। या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रखता है कि लोगों से फ्रॉड करे, यानी कि आपका कह सकते हैं कि बबली बंटी का उदाहरण देख सकते हैं फिल्म का। नकली कागज ताजमहल का बना लीजिए और कह दीजिए कि हम ही मालिक हैं और लोगों से क्या करिए, फ्रॉड, और बेच बाच के सब क्या करिए, ताजमहल को फरार। तो ये क्या कहलाएगा, फोर्जरी। या कपट किया जा सके तो वह फोर्जरी करता है या कूट रचना करता है, यह कहा जाएगा। इसके बाद मिथ्या दस्तावेज रचना 464 में है, यानी कि कूट रचना 463, मिथ्या दस्तावेज रचना 464, झूठा दस्तावेज बना लीजिए तो 4-5 दस्तावेज झूठा बनाइए। ए बी को पैसा दिया नहीं है लेकिन एक कागज तैयार कर लेता है कि हम बी को 10,000 रुपया दिए हैं, तो बताइए मिथ्या दस्तावेज रचा कि नहीं रचा। ए बी को 10,000 दिया है और 10,000 के आगे एक क्या बढ़ा देता है, जीरो, यानी कि 1,00,000 कर देता है, तो दस्तावेज में हेरा फेरी किया कि नहीं, तो मिथ्या दस्तावेज रचा कि नहीं रचा। ए वसीयत पाया नहीं है, फर्जी वसीयत बना लिया कि बी के मरने के बाद मेरी संपत्ति मुझे ही मिलेगी, तो बताइए फर्जी मिथ्या दस्तावेज रचा कि नहीं रचा। तो आपका इसमें से देखिए उदाहरण घर पर पढ़ने 2-3 उदाहरण मैं बता रहा हूँ। 464 से उदाहरण पूछे जाते हैं। देखिए पहला उदाहरण, क के पास य द्वारा ख पर लिखा हुआ 10,000 रुपये का एक प्रत्यय पत्र है। ख से कपट करने के लिए 10,000 के आगे आपका कितना जीरो बढ़ा देता है, वह 1 जीरो, तो रकम कितनी हो जाती है, आपका 1,00,000। तो बताइए फोर्जरी किया कि नहीं किया, आपका फोर्जरी किया। तो तमाम चीज़ें हैं, वसीयत वाली पूछी जाती हैं और तमाम चीज़ें हैं भाई, आपका फोर्जरी याद रखिए। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है सेक्शन आगे बढ़ाया जाए और आपका कह सकते हैं कि जो सेक्शन पूछा जाता है आपका 465 कूट रचना के लिए दंड, ये भी छोड़ दीजिए। आपका 466 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर में कूट रचना, यानी कि न्यायालय का कागज पत्र है उसी में फर्जी बना दीजिए, या लोक रजिस्टर में जो आपका मुख्य रूप से पूछा जाता है, अंडरलाइन करिए 467। ये सेक्शन आपका माने कि 463 464 के बाद मुख्य रूप से कौन सा सेक्शन आप पढ़ेंगे, 467। देखिए मूल्यवान प्रतिभूति, विल इत्यादि की कूट रचना माने नकली बना देना। जो कोई ऐसी दस्तावेज की जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूत या विल यानी कि वसीयत या पुत्र के दत्तक ग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्य है, या किसी मूल्यवान प्रतिभूत की रचना या अंतरण का या उस पर के मूलधन ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का या किसी धन चल संपत्ति व मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने
या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित है, अथवा किसी दस्तावेज को जिसका धन दिए जाने की, इतना पढ़ना नहीं है, सामान्य जानना है। सामान्य ये जानना है कि कोई व्यक्ति फर्जी चेक बना दे, फर्जी आपका स्टाम्प, फर्जी आपका चेक बना दे, फर्जी ड्राफ्ट बना दे और फर्जी ऐसा कागज बना दे जिससे क्या मिल सकता हो, आपका धन। तो ये किस सेक्शन में आएगा? 467। दूसरा, फर्जी कागज बना के और संपत्ति का अंतरण करा ले या धन ले ले, यानी कि अगर दस्तावेज में हेरा फेरी की जाती है और चल या अचल संपत्ति ली जाती है, तो वह भी किस सेक्शन में आएगा? 467। एक उदाहरण देखिए। ए के पास 2 बीघा जमीन है और वह फ्रॉड करने के आशय से दस्तावेज में ये लिखता है कि हमारे पास 3 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन बेच देता है और 3 बीघे का पैसा ले लेता है। तो कौन सी धारा के तहत उस पर मुकदमा होगा? तो 467 ये अप्लाई होती है बहुत ज़्यादा, यानी कि क्योंकि दस्तावेज में वह क्या किया है? हेर फेर। और 2 बीघा की जगह कितना जानबूझकर बेचा है? 3 बीघा। और 1 बीघा अधिक का क्या ले लिया है? पैसा। तो ये कौन सी धारा में अप्लाई होगा? 467। इसके बाद जो आपका इसमें पढ़ना पड़ता है, आपका ख्याति को भी कम पूछा जाता है। इसके बाद आप कुछ धाराएं इधर छोड़ देंगे। आपका कभी भी अब 1% लेकर हम नहीं चल सकते। अब जो क्वेश्चन बनता है लिखिए 477A, लेखा का मिथ्याकरण यानी कि फॉल्स अकाउंट देना। इसका मतलब ये हुआ कि हिसाब किताब आप दे रहे हैं और वह हिसाब किताब क्या है? गलत है। जैसे प्रधान जी का देखिए अकाउंट में मिथ्याकरण। प्रधान जी ने मनरेगा के तहत कार्य कराया, 100 लेबर कार्य किए और कागज पर दे दिए लेख अकाउंट या लेखा बही हिसाब किताब कि 500 लेबर काम किए हैं। तो 100 लेबर काम किए और अकाउंट कितना है लेखा बही में लिख दिए 500। तो कौन सी धारा अप्लाई होगी? 477A। हेडिंग बस याद रखना इधर। लेखा का मिथ्याकरण किस में है? यानी कि दस्तावेज में झूठी एंट्री करना किस धारा में है? 477A। इसके बाद संपत्ति चिन्ह कभी आता ही नहीं है, यानी कि आपका संपत्ति चिन्ह भी छोड़ दीजिए, इधर से कभी क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता। देखिए अब आपका आ जाइए, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना शुरू होता है अध्याय 19 से। यानी कि बीच वाली धाराएं जो 10-12 हैं उसको न पढ़िएगा भाई। 1% को लेकर आप क्वेश्चन माने नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि अनंत संभावनाओं को लेकर हम भी बता दें पढ़ा नहीं सकते और न ही कोई पढ़ता है। एक क्वेश्चन अगर आ ही जाए तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे जल्दी आता नहीं इधर से, लेकिन अब उत्तराखंड इधर से क्वेश्चन बनाया है। देखिए अध्याय 19 सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में। इधर से देखिए आपका इधर से अब उत्तराखंड क्वेश्चन बनाना शुरू करता है।
और एक या दो क्वेश्चन आपका इधर से निश्चित मिलेगा। अब सतर्क रहना है। देखिए, दो बार आपका ये जो सेक्शन है 490 से लेकर 492, और इसमें दो सेक्शन रिपील हैं, यानी कि 490 रिपील है और 492 रिपील है। तो ये पढ़ना नहीं है, 491 पढ़ना है। अब क्वेश्चन का चार पहले मॉडल निकाला जाए कि कैसे उत्तराखंड ने बनाया है इस पर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बनाया है कि केवल ओमिशन को या लोप को कहाँ दंडनीय बनाया गया, उसको लिख लीजिए। तो भाई बेयर एक्ट में नहीं दिया गया कि सीधे मिल जाए क्वेश्चन। 491 लिखिए, 491 सेक्शन से क्वेश्चन बना है, दो तीन बार उत्तराखंड में रिपीट कर सकता है। मॉडल देखिए आपका, इसको कॉन्टेक्स्ट से भी थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ये बना है कि ओनली ओमिशन को, यानी कि केवल लोप को, लोप यानी कि कुछ न करने को, मैं फिर बता दूं, अपराध एक्ट द्वारा भी हो सकता है, यानी कि कुछ करके, और ओमिशन द्वारा भी, यानी कि कुछ न करके। तो 491 में कार्य द्वारा अपराध नहीं होता, किसके द्वारा होता है, ओमिशन द्वारा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बन रहा है, उत्तराखंड में दो तीन बार रिपीट किया है कि केवल लोप को किस सेक्शन में दंडनीय बनाया गया है। तो आपका जवाब रहेगा 491। कौन सी धारा, 491। दूसरा क्वेश्चन जो बना है कि सेवा की संविदा भंग को किस सेक्शन में दंडनीय बनाया गया है। तो दूसरी भाषा में लिख लीजिए, सेवा की संविदा भंग को 491 में दंडनीय बनाया गया है। अब इसमें है क्या, इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा और संविदा अधिनियम पहले देखिए, तब हम आपका कह सकते हैं कि 491 का बैरेक शुरू करते हैं। संविदा अधिनियम की धारा 11 बताती है कि संविदा के लिए कॉम्पिटेंट वह होगा जो उस विधि के अनुसार, जिस विधि से वह गवर्न होता हो, मेजर हो, मेजर मतलब वयस्क हो, वयस्क का मतलब प्राप्त वय हो। तो भारत में मेजॉरिटी कितने पर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, जब वह 18 वर्ष का हो जाता है। अब समस्या ये आई कि अगर 18 वर्ष से कम का कोई बालक कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो सबसे पहले मोहरी बीबी वर्ष धर्मोदास घोष के केस में जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ ने बताया कि ऐसी संविदा वार्ड एब इनिशियो होगी, प्रारंभतः शून्य हो। अब अगला क्वेश्चन आइए इसी पर। अगला नियम आपका 68 को लेकर चलना है। 68 ये बताती है कि अगर संविदा तो नहीं किया लेकिन संविदा कल्प किया है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी असहाय को या किसी माइनर को उसके जीवन में आवश्यक वस्तुओं का प्रदान किया है, तो ऐसे माइनर की वह संपत्ति से उन वस्तुओं का मूल्य वसूल सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी माइनर को आवश्यक वस्तुएं जीवन के लिए प्रदान किया है, तो माइनर की संपत्ति से उनकी कीमत वसूलने का क्या होगा, हकदार। मान लीजिए कोई व्यक्ति माइनर को कहा कि हम तुम्हें जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं देंगे और देने से इनकार कर दिया, तो ये शुद्ध रूप से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, संविदा भंग हुआ, और माइनर इस संविदा भंग के लिए कंपसेशन पाने का हकदार होता है कॉन्ट्रैक्ट की धारा 73 में। लेकिन लगाकर तब आपका कौन सा सेक्शन पढ़ना है, 491। लेकिन इस कार्य को, यानी कि संविदा भंग को, आईपीसी की धारा
491 के तहत दंडनीय बनाया गया है और ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा, तो एक अपवाद ही कहिए कि जहां संविदा भंग पर क्या वसूला जाता है, कंपसेशन, लेकिन यहाँ संविदा भंग के लिए क्या दिलवाया जा रहा है, दंड। भाई एक अपवाद कहिए, यानी कि सेवा की संविदा भंग कहाँ दंडनीय है या संविदा भंग को कहाँ दंडनीय बनाया गया है, तो सेक्शन रट कर जाइए। कौन सा सेक्शन? 491। अब पेरेक देखिए, सही रहेगा भाई। असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग हमने बता भी दिया है। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति की जो किशोरावस्था में है, किशोरावस्था मतलब बताइए कितने से कम हो, 18 से, या जो चित्त विकृत हो यानी कि पागल हो, या रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय हो, यानी कि कोई रोग हुआ है और उसके कारण उसका शरीर क्या पड़ गया है, छीण, या अपने निजी क्षेम की व्यवस्था या अपने निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हैं, परिचर्या करने के लिए या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधिपूर्ण संविदा द्वारा आबद्ध होते हुए स्वेच्छा ऐसे करने का लोप करता है। पॉइंट पकड़ना है, एक्ट करता है कि लोप करता है, बताइए तो। लोप करता है तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। और कितनी सजा मिलेगी, सजा भी याद करके जाइएगा, 3 मास तक का कारावास या जुर्माना 200 रुपया या दोनों। अब एक उदाहरण बना दिया जाए पागल पर भी। ये एक पागल हैं और भी ये जिम्मेदारी लिया है कि मैं पागल की देखभाल के लिए आपका आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय करूंगा, और भी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय नहीं करता तो भी अमूमन संविदा भंग करता है। लेकिन ऐसी संविदा भंग आपका अपराध भी है और आपका 3 मास तक का कारावास या 200 रुपया जुर्माना या दोनों से यहाँ भी क्या होगा, दंडनीय होगा। बताइए सेवा की फिर आपका वही कहानी कि लोप को दंडनीय बनाया गया है कि कार्य को। स्पष्ट बैरक में लिखा है कि लोप करता है, कार्य नहीं, और मैं लगातार उसी पर उत्तराखंड अटैक करता है, 2-3 बार मैं बताया। और इसको जब भी आप पढ़ना चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट की धारा 68 से जोड़ सकते हैं, शुद्ध रूप से। किस धारा से? 68। अगला देखिए भाई, अध्याय 20 चला जाए। विवाह संबंधी अपराधों के विषय में। विवाह संबंधी अपराधों के विषय में आपका जो प्रावधान है 493 से लेकर 498 तक है, और एक क्वेश्चन आपका इधर से भी प्री में बनता है, निश्चित तौर पे बनता है, और अच्छे से याद रखना है। इस बीच में एक धारा अब अवैध भी है, वो भी हमें सतर्क रहना है। कौन सी धारा? 497, वो भी पढ़ना है। अब देखिए आपका कौन कौन सी धाराओं से क्वेश्चन बना है। एक तो आपका 497 से क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो यूपीजे ने पिछली बार बनाया वह एक कदम आगे बढ़ गया, 498 से क्वेश्चन बनाया कि किसी विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला ले जाना, भगा ले जाना, यानी कि किसी की पत्नी को भगा ले जाना किस धारा के तहत अपराध होगा। केवल यूपीजे में सेक्शन पूछा गया था, तो कौन सा सेक्शन है किसी विवाहिता स्त्री को फुसला ले जाना, भगा ले जाना? तो आपका 498, 498। तो इधर सेक्शन भाई रट कर जाइएगा, मैं बता दूं, प्रावधान और कुछ केस भी रटना पड़ेगा। जहां तक विवाह संबंधी अपराधों की बात है, विवाह संबंधी अपराध व्यक्ति के विवाह संबंधी जो भावनाएं हैं, जो मन है, जो मन की भावनाएं हैं,
उस पर अटैक करते हैं। अतः ऐसी दशा में ये दंडनीय बनाए गए हैं। अब देखिए, एक एक करके आपका देखा जाए। 493 और 375 साथ में पढ़िएगा। यानी कि 493 पहली धारा आई। ये एक डेड सेक्शन बोला जाता है, मृत प्राय धारा। मरी नहीं है लेकिन मरने के समान है। फिर मैं बता दूं, अवैध नहीं है, आपका मृत प्राय। मृत प्राय सेक्शन कौन है? तो आपका 493 है। अब इसमें आपका एक और बात याद रखनी है कि कौन सा ऐसा इधर धाराओं में अपराध है जो स्त्री पुरुष दोनों द्वारा हो सकता है, और कौन सा अपराध है जो केवल पुरुष द्वारा। ये भी सेक्शन पर ही लिखा करिएगा, हम बताएंगे अभी। पहले आपका कोरिलेट तो कर लिया जाए थोड़ा, तब आपका सामान्य बातें थोड़ा बहुत ही सही। समय भले न हो ज़्यादा, लेकिन कुछ तो सामान्य बातें बतानी ही पड़ेगी चैप्टर को कंसेप्ट बनाने के लिए। 493 एक मृत प्राय धारा है। मृत प्राय प्रावधान का मतलब ये हुआ कि मरने माने आपका मरी हुई नहीं है, यानी कि धारा मरी हुई नहीं है लेकिन मरने के समान है। क्यों है? क्योंकि जो अपराध 493 में है वह अपराध दुराचार की भी श्रेणी में 375 में आता है। अतः ऐसी दशा में आपका चूंकि दंड 493 में कम है और 375 में तो 375 में परिभाषा है, तो हम 376 बता रहे हैं। 376 में यही कार्य दुराचार की श्रेणी में भी आता है। तो ऐसी दशा में ये धारा न लगाकर कौन सी धारा अप्लाई ज़्यादा की जाती है? 376। तो आखिर इसमें और दुराचार में अंतर क्या है? हाँ, एक लाइन लिख लीजिए तो बैरक परिया कहीं कि जो 493 का अपराध होगा वह केवल और केवल पुरुष द्वारा किया जा सकता है, मेल द्वारा नहीं। नहीं, फीमेल द्वारा नहीं, केवल किसके द्वारा? मेल द्वारा। ये कम से कम याद रखिए, भी पूछा जाता है कि 493 का अपराध हो सकता है पुरुष द्वारा, स्त्री द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कराएंगे? केवल पुरुष द्वारा। अब देखिए क्या है। विधि पूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास। प्रवंचन माने धोखा, प्रवंचना माने भाई न है तो लिख लीजिए नए लोग धोखा। विधि पूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। देखिए, हर पुरुष जो किसी स्त्री को जो विधिपूर्ण उससे विवाहित नहीं है, तो एक उदाहरण भी बना लिया जाए। ए पुरुष है और बी स्त्री है। हर पुरुष जो किसी स्त्री को जो विधिपूर्ण उससे विवाहित न हो, यानी कि विधिपूर्ण यानी कि ए से बी का वैलिड विवाह या विधिपूर्ण विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अगला शब्द देखिए, प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा, यानी कि पुरुष द्वारा महिला को धोखा दिया गया है और यह विश्वास कारित किया जाता है, यानी कि विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्ण उससे विवाहित हैं, यानी कि पुरुष द्वारा महिला को पूरी तरह बिलीव करा दिया जाता है कि वह उसके साथ उसका विधिपूर्ण क्या हुआ है? विवाह हुआ है। अगला देखिए, और इस विश्वास में उस स्त्री का अपने साथ रिलेशन या मैथुन कारित करेगा, और स्त्री भी विश्वास कर लेती है उसकी बात पर कि हाँ ये हमारे पति हैं, और रिलेशन दोनों में बनता है। तो ऐसी दशा में वह पुरुष दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी,
दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी कि दंड कितना है अधिकतम 10 साल और जुर्माना। अब दूसरा नियम देखिए तो भाई आपका, अगर ये एक पुरुष है, वह भी महिला से 6 फेरे लिया और 6 फेरे लेने के बाद ये कह दिया कि हम तुम विवाहित हो गए, तुम मेरे साथ रिलेशन बनाओ। स्त्री ने उस पुरुष के साथ रिलेशन बनाया, मंदिर में जाके सिंदूर लगा दिया, या आपका कह सकते हैं इजब कबूल कर लिया, और महिला से कहा कि हम लोगों के बीच वैध विवाह हो गया, या चांद तारा सितारा मानकर क्या किया, विवाह किया, और हुआ कि हम लोगों में वैध विवाह हो गया, महिला भी समझी कि विवाह हो गया और रिलेशन बनाया। ये याद रखिए, रिलेशन बना है दोनों के बीच। अगर नहीं बना है तो दूसरी धारा लागू होगी। तो ऐसी दशा में वह पुरुष 493 के तहत दंड का क्या होगा, भागी। शुद्ध रूप से ये कार्य दुराचार की श्रेणी में भी आता है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को ये विश्वास कराता है कि वह महिला उससे विवाहित है, वह रिलेशन बनाए, महिला अगर इस विश्वास पर कि ये हमारे पति हैं रिलेशन बनाती हैं, तो ऐसी दशा में वह पुरुष दुराचार के लिए भी दंड का भागी होगा और 376 आईपीसी क्या होगी, लागू। उसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो वही याद रखिए, यानी कि कहाँ आजीवन कारावास और कहाँ क्या। तो 493 क्यों लगाई जाए, सीधे कौन सी धारा लगाई जाती है, 376। अतः ऐसी दशा में 493 का यूज ज्यादा किया जाता है कि नहीं। मृत नहीं है लेकिन मृत के क्या हैं, समान, यूज ही नहीं किया जाता, एफआईआर में लिखा ही नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसी ऐसा ही अपराध 376 में अधिक दंड से दंडनीय है। तो कोई स्त्री क्यों इस धारा के तहत एफआईआर करे, लेकिन मरी नहीं है, ये ना कहेगा कि लगेगी ही नहीं, लेकिन जल्दी लगाया व्यवहार में नहीं जाता। तो अब ये समस्या आई कि भाई गंधर्व विवाह आगे बताया जाएगा, जब भी इसको पढ़िए 493 के बाद तुरंत आपका 496 पढ़ना है। याद रखिए कौन सी धारा, एक साथ पढ़ा जाता है। फिर देखिए 4496 हम पढ़ा रहे हैं, एक साथ पढ़ा जाता है क्योंकि दोनों में अभी कोरिलेशन भी होगा। 496 सेक्शन निकाल लीजिए। विधि पूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना। देखिए, जो कोई बेईमानी से या कपट पूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद द्वारा वह विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। अब जो कोई लिखा है तो आप लोग बताइए कि ये अपराध पुरुष द्वारा हो सकता है कि स्त्री द्वारा कि दोनों द्वारा। तो जब जो कोई लिखा है तो किसके द्वारा, दोनों। अब केवल पुरुष लिखा हो तो पुरुष द्वारा। अब दोनों को थोड़ा तुलना करिए तो भाई आपका भी कर्तव्य है, दोनों सेक्शन पढ़ लिए। अब 496 को कहा जाता है गंधर्व विवाह, न है तो लिख लीजिए उसको। देखिए दोनों में एक पॉइंट अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अगर 6 फेरे लिया, मान लीजिए पुरुष पति किसी स्त्री के साथ, और बेईमानी या कपटपूर्ण आशय से कह दिया कि हम लोगों का विवाह क्या हो गया, पूर्ण, और रिलेशन अभी दोनों में बना नहीं है, या चांद तारे सितारे या चंदा चंदा मामा को, बहुत खतरनाक होते हैं, सुने होंगे, आपका चंदा मामा तो बच्चों को आपका खिलाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब क्या क्या बताया जाए, सभी लोग जानते हैं, हमारी भी एक सीमा है, नहीं तो बता ही देते। तो चंदा मामा को क्या मानकर
भाई साक्षी मानकर मैं तुमसे विवाह करता हूँ, तो मंदिर में मूर्ति मानकर तो गंधर्व विवाह होता था, तो आकाश को साक्षी मानकर तो बताइए गंधर्व विवाह कर लिया। और जानता है व्यक्ति कि ये विवाह पूर्ण नहीं है, वैलिड नहीं है, कानूनन मान्य नहीं है, 5 फेरा लेकर भाग गया और कहा कि हम लोग क्या हो गए, विवाहित, तो किस सेक्शन में ऐसा व्यक्ति दंडित होगा? 496। लेकिन कब? जब पति पुरुष और स्त्री में रिलेशन न बना हो। लेकिन सतर्क एक ही लाइन में रहना है। अगर पुरुष को विश्वास करा दे कि वह हमारे साथ विवाहित हैं, और जबकि वास्तव में विवाहित नहीं है वैध रूप से, और रिलेशन बना लेता है, तो 493। यानी कि अगर रिलेशन बन गया दोनों में तो 493, और रिलेशन नहीं बना, केवल विवाह का लाली पाप दिखा दिया गया, यानी कि तो कौन सी धारा? 496। अब कोई समस्या हो तो बताइए। यानी कि कृत्रिम विवाह, ये उसको लिखिए कृत्रिम विवाह, 496 में बेरट पर लिख लीजिए, या 496 में लिख लीजिए कृत्रिम विवाह, आर्टिफिशियल विवाह। हाँ उपेंद्र भाई। बताइए। हाँ, तो जनरल की 35 है और बाहर अच्छा वालों के लिए 40। क्या हुआ? कौन? चलिए हम क्लास में हो। ठीक है। समस्या कुछ ही बोलिए तो हाँ लाइन में भी चला जाता है। देखिए ये आपका याद रखिएगा, 496 कृत्रिम विवाह, बनावटी विवाह, यानी कि फर्जी विवाह, या आपका गंधर्व विवाह, ये जितने हैं किस में आएंगे? 496, याद करके जाइएगा। आर्टिफिशियल, और आपका रिलेशन बन गया है तो फिर हम बता दें 493, और नहीं बना और विवाह का कर्म कम ही पूरा किया, पूरा नहीं किया, तो कौन सी धारा में? 496। 493 में केवल पुरुष दंडनीय होगा, और 496 में पुरुष स्त्री दोनों। अगर स्त्री ही ऐसा करती हैं और कहते हैं कि चलो हम लोग क्या हो गए, विवाहित, और बाद में लगा कि ये तो विवाह पूर्ण ही नहीं हुआ, तब भी आपका 496। अब आइए बाईगेमी देखा जाए। आपका बाईगेमी पर भी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, 494 और 495। इधर से आपका एक क्वेश्चन बनता है और कई सेक्शन को कोरिलेट करके पढ़ना है। दुविवाह या बाईगेमी, लेकिन बाईगेमी लिखा नहीं गया, मैं बता दूं। अब ये ना कहेगा कि बाईगेमी लिखा गया है, जो बेयर एक्ट में है उसको हम बताएंगे। लेकिन आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और प्राचीन काल में देखिए। हल्का सा भाई कॉन्सेप्ट क्लियर कराना जरूरी है प्राचीन काल का। अब ये नहीं कि डायरेक्ट बेयर एक्ट ही बता दिया जाए, अब कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। तो पहले आपका मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर हिंदू लॉ का, और तब आपका एविडेंस में सेक्शन देखना पड़ेगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, फिर आईपीसी में बताइएगा, और तब आपका 494 और 495 शुरू किया जाएगा। देखिए पहले मुस्लिम लॉ में देखिए थोड़ा इतिहास। पैगंबर साहब यानी कि प्रॉफिट के आने के पूर्व जो अरब समाज था, वह आपका कह सकते हैं कि जाहिल माना जाता था, यानी कि जाहिल माना जाता था, और एक पुरुष कितने स्त्रियों से विवाह कर सकता था, इस पर कोई रोक टोक नहीं थी। उस समय युद्ध हुआ करते थे, ज़्यादा पुरुष खेत हुआ करते थे, यानी कि युद्ध में मारे जाते थे। अतः समस्या ये उत्पन्न होती थी कि जो उनकी विधवाएं हैं, बच्चे हैं, उनका क्या होगा? वे भीख मांगेंगे या वे
अवैध धंधों में लगा दिए जाएंगे अपने मने भरण पोषण के लिए। अतः पैगंबर साहब ने ये अनुमति दी कि भाई पुरुष आपका एक शादी करे, दो शादी करे, तीन मने स्त्रियों से विवाह करे, लेकिन चार पर बस करे, लेकिन आपका एक से अधिक विवाह तब करे जबकि उसे लगे कि वह समता का पालन चारों के साथ कर सकता है। ये पैगंबर साहब, इसीलिए पैगंबर साहब समाज सुधारक भी माने जाते हैं। अब उस समय की कंडीशन दूसरी थी। इस समय युद्ध ज़्यादा हो नहीं रहे हैं, अतः ज़्यादातर मुस्लिम देशों ने कानून बनाकर और एक विवाह तक क्या किया है, इस नियम को सीमित। आपका पाकिस्तान में भी है कि सरकारी नौकरी इत्यादि पाएंगे तो देना पड़ेगा कि हम एक विवाह ही किए हैं, ज़्यादा नहीं। अब आइए आपका, लेकिन भारत में आपका आज भी एक मुस्लिम पुरुष चार स्त्रियों, विवाहित स्त्रियों को एक साथ रख सकता है। अब यहीं बिहार में पूछा गया था कि पांचवी से विवाह करता है तो क्या होगा, तो सिया विधि में वार्ड या बातिल होगा और सुन्नी विधि में अनियमित होगा। अब दिया ही नहीं था कि सिया की सुन्नी, और आए हो भाई लड़के क्या करें, स्पष्ट लिख देता कि सिया विधि सुन्नी विधि, तो दिया ही नहीं जे में, और अंत में मान लिया शून्य। तो भाई सुन्नी सिया में ही तो शून्य होता है, और सुन्नी में क्या होता है, अनियमित। लेकिन किसी स्त्री को एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने की मुस्लिम विधि में आज़ादी नहीं। तो यहाँ समझिए 494, 494 बाइगेमी की बात ही नहीं करती। ये कहती हैं कि एक विवाह कायम है और दूसरा विवाह जो किया जाता है उसके पर्सनल लॉ के अनुसार क्या है, शून्य है। तो ऐसा व्यक्ति माने दूसरे विवाह के लिए दंड का क्या होगा, भागी। तो मुस्लिम लॉ को पहले जोड़ लिया जाए। अगर मुस्लिम विधि के तहत एक पुरुष एक साथ चार विवाह कितने भी कर सकता है भाई, कोई रोक टोक नहीं है, रोज विवाह करे रोज तलाक दे। ये नहीं कि कह दीजिए कितना विवाह कर सकता है, रोज विवाह करे रोज तलाक दे। एक साथ कितने विवाहित स्त्रियां उसकी हो सकती हैं, इसको हम बता रहे हैं, चार। लेकिन किसी मुस्लिम महिला की एक साथ एक से अधिक विवाहित पति नहीं हो सकते। अतः इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष पांचवा विवाह करता है तो 494 के तहत दंड का भागी होगा। लेकिन अगर कोई मुस्लिम महिला दूसरा विवाह करती है पहले पति के होते हुए बिना डाइवोर्स के, तो वह दंड की भागी होगी। और पुरुष कब होगा, जब वो पांचवा विवाह करता है चार स्त्रियों के, विवाहित स्त्रियों के मौजूद होते हुए। अब दूसरा नियम देखिए हिंदू लॉ में। हिंदुओं में भी ये परंपरा चली आ रही है, और हिंदुओं में एक पुरुष कई स्त्रियों से मैरिज करता था और एक स्त्री भी कई पुरुषों से मैरिज कर सकती थी। जैसे महाभारत में मिलता है कि आपका द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह किया था, तो एक पुरुष एक स्त्री कितने से विवाह की, 5 से। और आपका तमाम राजा महाराजा थे जिनकी कई पटरानियां थी, उनसे पुत्र उत्पन्न होते थे। लेकिन आते आते 1955 ईस्वी में संसद द्वारा कानून बनाया गया, और कानून बनाकर इस प्रथा पर क्या लगा दी गई, रोक। तो कौन सी धारा बाइगेमी को प्रतिबंधित करती हैं, हिंदू मैरिज एक्ट की 1955 की कौन सी धारा, बिहार में पूछा गया था ना, 5। और बाइगेमी को क्या करती हैं, रोकती है। अब आइए 4-5 और नियम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार 494 पर ही चलता रह जाए। अगर कोई हिंदू पुरुष है और उसकी विवाहित पत्नी है, तो अगर वह किसी अन्य स्त्री से मैरिज करता है तो वह 494 के तहत सजा का हकदार होगा। और अगर कोई विवाहित स्त्री है अपना बिना डाइवोर्स हुए या पति के जिंदा रहते हुए किसी अन्य पुरुष से विवाह करती हैं,
तो 494 आईपीसी के तहत वह दंड की क्या होगी, भागी। ये नियम है। अब 4-5 नियम और बनाना है कि जो पश्चातवर्ती विवाह होगा, बताइए वह शून्य होगा कि वैध होगा, शून्य होगा। बच्चे धर्मज माने जाएंगे कि अधर्मज, धर्मज। स्त्री भरण पोषण पाएगी कि नहीं, नहीं। लेकिन प्रतिकर पाने का क्या होगी, हकदार, जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है। अगला नियम आइए अगर पहली पत्नी सहमत हो जाए कि हमारे पति दूसरा विवाह कर लें, तो क्या ये अपराध क्षम्य है कि अक्षम्य, बताइए। क्षम्य नहीं है, मैं फिर बता दूं, इसलिए तो बताना है, इसीलिए तो ये कहा गया। देखिए ध्यान से भाई, अभी सेक्शन जोड़ते हैं, वही जोड़ना। देखिए आगे, ए पति हैं और बी पत्नी है, और बी ने शपथ पत्र पर लिख कर दे दिया ए को कि हे ए, तुम किसी अन्य स्त्री से किसी से विवाह कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो बी लिख कर दी है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो अपराध हैं ये स्वतः अपराध है, और आईपीसी का सेक्शन 91 देखना है। ऐसे कार्य जिन्हें कानून ने स्वतः अपराध घोषित किया है, उसमें सम्मति कोई बचाव नहीं होगी। और बाइगेमी एक स्वतः अपराध है, और इसमें पत्नी की सम्मति कोई काम नहीं करेगी। ये अगला नियम। फिर अगला नियम आइए देखा जाए इसमें। अगला नियम आपको ये देखना है कि आपका एविडेंस से देखना है, एविडेंस की धारा 108 से। अगर पति या पत्नी आपका कोई एक पिछले 7 वर्षों से लापता है, तो ऐसी दशा में 494 अप्लाई नहीं होगी। लेकिन विवाह कितने वर्षों के बाद किया हो किसी ने, 7 वर्षों के बाद। देखिए, ए बी पति पत्नी थे, ए लापता हो गया, 7 साल तक उसका कोई पता नहीं चला। 7 साल के बाद बी पुनः विवाह किसी अन्य पुरुष से कर लेती हैं, तो क्या 494 के तहत बी दंड की भागी होगी, नहीं, नहीं होगी। याद रखिएगा, मैं फिर बता दूं, ये नहीं कि करा दे। तो एक अपवाद है, कौन सा, आपका कितने साल से गायब था, पिछले 7 साल। एविडेंस की कौन सी धारा रटी है, 107 की 108, 108। मृत्यु की उपधारणा की, जीवित होने की, मृत्यु की। तो मृत्यु की उपधारणा की जाएगी कि मृत्यु के समय की, मृत्यु की। कौन सा केस है, मोहम्मद शरीफ वर्सेज बंदे अली, रट कर जाए, कौन सा केस है, मोहम्मद शरीफ वर्सेज बंदे अली। भाई रट कर जाइए ये केस। देखिए अब बेयर एक्ट आसान रहेगा भाई, आपका उतना बता दिया गया आपका। हाँ, एक पॉइंट अच्छा बना है भाई, वो बताना है। जो बाइगेमी है, एक बात और याद रखिए, ये कठोर दायित्व का अपराध है। इसका मतलब पूछा गया कई बार कि जो दुविवाह या बाइगेमी है, इसमें इंटेंशन या आशय का होना आवश्यक नहीं। फिर एक बार समझिए अच्छे से, जो ये बाइगेमी है, इसमें इरादे का होना आवश्यक नहीं है। ये यूपी जे यूपी एपीओ में कई बार बना है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसमें दुराशय का होना या आशय को होना आवश्यक नहीं है। एक व्यपहरण रट कर जाइएगा, और दूसरा बाइगेमी 99% चांस है कि इसी में से कोई एक देगा। हत्या दे देगा, आपराधिक मानववध दे देगा, अपहरण दे देगा, और एक बाइगेमी दे देगा। बाइगेमी नहीं देगा तो किडनैपिंग दे देगा। किडनैपिंग में भी आशय की आवश्यकता नहीं। अब देखिए, अब बचा ही क्या इसमें, 494 देख लिया जाए सामान्य भाषा में। देख लीजिए भाई, बेरेक आपका लगभग पूरी बात हमने बता दिया। अब आपका 494 495 में एक लाइन में अंतर भी बता दिया जाए, तब शुरू किया जाए बेयर। अगर 494 ये कहती हैं कि जो पश्चातवर्ती विवाह है खुलेआम किया गया है, तो 494
और दूसरे से छुपाकर पक्षकार से किया गया है तो 495। यानी कि ए विवाहित हैं, बी से विवाह हुआ था और सी को भरमाता है कि हम पहले से विवाहित नहीं हैं, और ए सी से पुनः विवाह कर लेता है। सी को पता ही नहीं चलता कि ये पहले से मैरिज हैं। तो बताइए 494 के तहत दंड ए पाएगा कि 495? हाँ, क्योंकि छुपा कर किया है। और बिना छुपाए किए तो 494। एक पॉइंट याद रखे, छुपा कर किया तो 495 और खुलेआम किया तो 494। अब देखिए एक बार बताया जाए भाई, बेर एक पढ़ दिया जाए, कम से कम समझा दिया जाए। जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण से शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है। विवाह करेगा मतलब क्या हुआ? गंधर्व विवाह करता है कि विवाह के सभी कर्मों को पूरा करता है? बताइए तो। गंधर्व नहीं, यहाँ विवाह के सभी कर्मों को क्या करता है? अरे भाई, गंधर्व के लिए अलग धारा पढ़ाई गई, अब क्या गंधर्व बार बार कराएंगे? गंधर्व के लिए अलग 496 बताई गई, और रिलेशन बना लेता है उसके बाद तो 493। अब विवाह पूर्ण कराइए और अर्ध नहीं। देखिए आगे। हाँ जी, वह दोनों में से किसी भांत के कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना। तो दंड कितना है भाई गेमी के लिए? 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। अपवाद देखिए, तो अपवाद क्या है? तो अगर कब पुनः विवाह पति पत्नी दूसरे से कर सकते हैं? जब डाइवोर्स हो गया हो। कब कर सकते हैं? डाइवोर्स हो गया हो। भाई डाइवोर्स हो गया तो पति पत्नी रहे नहीं। और इसके बाद आपका जो और लेकर किया गया है, दिया गया है, तो कोई पति या पत्नी पिछले कितने सालों से लापता है? बताइए तो। 7 साल। तो दूसरा पक्षकार विवाह कर लेता है 7 साल बाद, तो क्या वह 494 के तहत दंड का भागी होगा कि नहीं? तो पुनः विवाह कब कर सकते हैं? जब न्यायालय की डिक्री द्वारा विवाह क्या हो गया हो? टूट गया हो। या दूसरा पक्षकार पिछले कितने सालों से लापता हो? 7 साल। तो हो ही गया आपका। 495 में बता दिया, पुनः विवाह करता है लेकिन क्या करके? छुपा के। तो दंड की मात्रा थोड़ा क्या होगी? बढ़ेगी। तो कितना साल अधिकतम? 10 साल। तो 494 7 साल, 495 कितना? 10 साल। अब 497 आ जाए, 498 पहले निपटा दिया जाए क्योंकि 497 में थोड़ा समय लगेगा, तो पहले 498 ही निपटा दिया जाए। देखिए 498 पिछली बार आपका यूपीजे में पूछा गया था, सेक्शन पूछा गया था, विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध करना या भगा ले जाना। तो ऐसी दशा में आपका कौन सी धारा के तहत अपराध होगा? 498। और दंड बहुत कम है, दंड की मात्रा बढ़ानी जानी चाहिए। 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। और कहीं सुप्रीम कोर्ट की नज़र पड़ गई इस धारा पर तो कह देगा कि पत्नी पति की गुलाम थोड़े हैं, उसकी स्वतंत्र सम्मत हैं, चाहे किसी के साथ जाए सहमत से, पति कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जबरदस्ती ले जाएंगे तभी अपराध होगा, स्वेच्छा से नहीं। हो सकता है कि 2-4 साल में आपको दिखाई दे कि ये धारा भी क्या सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया अवैध। क्योंकि अगर पत्नी स्वेच्छा से गई है किसी के साथ तो क्या उखाड़ लेगा पति? यानी कि क्या बिगाड़ लेगा पति? हाथ मलता रह जाए, कुछ नहीं होगा। एक और भाई आपका है, जैसे कि इस समय देखा जा रहा है कि स्त्रियों के नाम पर ही लोग जेवर खरीद रहे हैं, सोना चांदी खरीद रहे हैं, जमीन जायदाद खरीद रहे हैं। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम भी हो सकता है, और वह हो सकता है कभी विवाद हो तो नाम तो उसका रहेगा, आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो नाम उसका रहेगा और क्या मलते रह जाएंगे?
आए हैं कि उसमें कुछ छूट मिल रही है, 10-20 हज़ार की छूट मिलती है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए बहुत रेयर केस में ही होता है 2-4%, अब ये ना कि नियम बना लीजिए। लेकिन आइए 498 याद रखिए, विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से ले मैंने भगाना, फुसलाना, लेकर चले जाना, तो कौन सा सेक्शन है? 498। दंड की मात्रा ज्यादा है कि कम? कम। और कितने साल हैं? केवल 2 साल। तो थोड़ा दंड की मात्रा क्या करनी चाहिए इसमें भी? लेकिन कहीं सुप्रीम कोर्ट की नज़र पड़ गई और कह दिया कि स्त्री की भी स्वतंत्र क्या है, इच्छा, जो चाहे सो करे, तो अभी आपका देखिए 497। आइए 497 से एक क्वेश्चन आपका बनता है। इधर जो भी कंपटीशन हुए हैं, माने जो भी आपका बता दिया जाए एग्जाम हुए हैं, उन एग्जामों पर आप उन एग्जामों में 497 बना भी है और कई जगह इस पर चर्चा परिचर्चा भी होती है। चर्चा परिचर्चा इस होती है, इस बिंदु पर होती है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस धारा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है तो इसका समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर वाद विवाद होता है। अब उतना हम नहीं कर सकते, एक दो बता सकते हैं पॉइंट, क्योंकि भाई आपका वाद विवाद का समय नहीं रहा, अब डायरेक्ट अटैक करने का समय रहा क्वेश्चन पर। वाद विवाद 21 तारीख के क्या हो सकता है, वाद विवाद यूपीएपीओ के लिए करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तो पहले टारगेट आपका क्या होना चाहिए? इधर 15 दिन आपका मुख्य रूप से टारगेट उत्तराखंड एपीओ होना चाहिए। अब यूपी एपीओ पीओ बिहार उहार भूल जाइए, इतना जल्दी होने वाला नहीं है, मैं बता दूं। तो आइए देखा जाए, अब थोड़ा इसको 5 मिनट हम एक्स्ट्रा लेकर केस भी बताना है, थोड़ा नियम भी बताना है, कोरिलेट भी करना है। तो पहले कोरिलेट किया जाए। आपका सीआरपीसी 125 देखिएगा, सीआरपीसी 198 का क्लास 2 देखिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा कौन देखना है? 13(1) देखना है। फिर आपका देखना है आईपीसी की धारा 497 देखना है। फिर संविधान के भी कुछ अनुच्छेद देखने हैं, 15(14) हुआ, 15 हुआ, 19 हुआ, 21 हुआ, ये सब अनुच्छेद भी हमें क्या करने हैं? गौर करने हैं अच्छे से। अब आइए एकदम शुरुआती दौर से चला जा भाई, 5 मिनट इसको दिया जाए धारा को, और कम से कम कुछ ना याद रखिएगा तो 2 केस जरूर याद रखिए, मैं बता दूं। और आपका 2 केस ही याद रखिए, पूरा ना याद रखिए। लेकिन अब शुरुआत किया जाए। जो भी अपराध होते हैं ज़्यादातर 3 चीज़ों के लिए होते हैं, जर, जोरू, जमीन। कहा जाता है गांव में कि जर, जोरू, जमीन। जर यानी कि सोना चांदी, और जोरू, जोरू सुने हैं कि नहीं? जोरू का गुलाम। तो बताइए सुनिए कि नहीं अब? चलिए भाई, कम से कम बता तो दी। तो बताइए, जोरू का गुलाम माने बीबी का गुलाम, यानी कि जर यानी कि गहना सोना चांदी, जोरू मतलब पत्नी, और जमीन क्या बताना है? जमीन। यानी कि ज्यादातर अपराध 3 के लिए होते हैं, जर, जोरू, जमीन। तो जो जोरू के लिए होता है वही जार कर्म है। तो पहले जार कर्म देखा जाए और तब सेक्शन और अनुच्छेद। नेट में लगातार क्वेश्चन बन रहा है, जो लोग नेट इस बार दे रहे हैं 2 बार से लगातार क्वेश्चन आपका बना रहा है, अच्छा क्वेश्चन, इस पर हम बताएंगे, 5 मिनट समय इस पर लेंगे भाई, क्योंकि ये चैप्टर तो अब निपट ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। पहले तो जार देखिए। जार का मतलब होता है कांटा। कांटा मतलब अब कैसा कांटा? तो ये चुभने वाला कांटा नहीं, ये चुभता नहीं है। तो चुभता नहीं है तो देखिए कांटा कौन हो गया? ए पति है और बी पत्नी है, यानी कि ए पति और बी पत्नी, इनके बीच में एक कांटा आ जाता है, कौन? सी। और सी को हम क्या कहेंगे? जार। तो ये कांटा
बी की सहमत से, यानी कि सी भी सहमत हैं, बी भी सहमत हैं और बी से शारीरिक रिलेशन बनाता है, लेकिन कौन रजामंद नहीं है? ए। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी विवाहिता स्त्री से आपका उसके पति की सहमत के बिना लेकिन पत्नी की सहमत से रिलेशन बनाता है, तो ऐसी दशा में इस अपराध को एडल्ट्री या जार कर्म का अपराध कहते हैं। और इस अपराध में वह पुरुष केवल दंडित होता था, यानी कि कांटा दंडित होता था, स्त्री दंडित नहीं होते थे। और पीड़ित कौन होता था 198 सीआरपीसी के तहत? केवल पति। पति चाहे तो जार के खिलाफ मुकदमा करे और चाहे तो न करे। तो बताइए, पूरा समाज इससे प्रभावित नहीं होता, केवल कौन प्रभावित होता है? पति। अतः एफआईआर नहीं होगा, एनसीआर होगा। जाकर न्यायालय में परिवाद करिए और एफआईआर नहीं होगा, याद रखिएगा। अब होता क्या था, देखिए आपका माने ये आपका तमाम केस भी आए। पहला केस हम बता रहे हैं के एम नानावटी का, जो काफ़ी भारत में आपका पॉपुलर केस रहा है। यानी कि शुरुआती दौर में भारत में इस सेक्शन पर बहुत पॉपुलर केस रहा है के एम नानावटी। देखिए के एम नानावटी के केस में क्या होता है, ये केस भी इससे जुड़ा हुआ है। आपका जार कर्म से ही आपका एक स्त्री रहती है, उसका पति नेवी में रहता है, 2 बच्चों की माँ वह रहती है और एक व्यक्ति से उसका रिलेशन बनता है। जब उसका पति आता है तो वह स्वीकार इस बात को करती है। उसका पति जाता है जार के पास और ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे रहा हूँ और तुम मेरी पत्नी से विवाह कर लो। तो जार कहता है कि क्या मैं उन सभी स्त्रियों से विवाह कर लूँ जिसके साथ मेरा शारीरिक रिलेशन है? तुम अपनी पत्नी को डांट कर आ नहीं रहे हो, हमारे यहाँ आए हो भाई, अपनी पत्नी को डांटो। तो ऐसी दशा में आपका गुस्सा आ गया पति को और तड़ 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 कितनी गोली? 3। भाई याद तो किए अब एक भाई 3 गोली ही क्यों मारा? तो उसमें फिल्म में बताया गया है कि नेवी का नियम है, जब गोली चलाइए तो एक दो नहीं, एक ही साथ कम से कम कितना? 3। तो जार को मारने के लिए नेवी के नियम का वह क्या किया? पालन। अब देखिए एक और पॉइंट यहाँ है, प्रकोपन में भी जुड़ा है। जब पति ये बात सुना तो फिल्म दिखाने के लिए अपने बच्चों और पत्नी को ले गया और कहा बच्चों पत्नी से कि मैं मूंगफली लेकर थोड़ी देर में आ रहा हूँ और तुम लोग फिल्म देखो। और ये कहानी सुनने के बाद 10 घंटा बीत गया था। अब आपका काफ़ी बचाव लिया केम नानावती ने, कोई बचाव नहीं मिला। केम नानावती कह रहा था कि हम प्रकोपित हो गए, प्रोकोशन में आ गए, यानी कि धारा 300 का अपवाद नंबर फर्स्ट का। लेकिन न्यायालय ने कहा कि 10 घंटे बाद आपका गुस्सा क्या हो जाना चाहिए? शांत। पूरा छल बल कल किया, बचा नहीं। अंत में हंगामा हुआ। तो पहला केस है जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने क्या कर दिया कि नानावती को क्षमा दान, और फिल्म भी बन गई, इस पर अक्षय कुमार ने बना दिया रुस्तम। तो देखे होंगे रुस्तम में कहानी बहुत, उसमें मैंने कई कहा मैंने बातें हैं, लेकिन एक औरत से आपका गवाह के रूप में आती हैं और अभियोजन का गवाह पूछता है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो आपका औरत वकील साहब को बहुत अच्छा जवाब देती हैं कि तुम्हारी अगर लुगाई अगर ये सब करती और तुम जानते, तो तुम अगर जार ये कहता कि क्या मैं उन सभी लड़कियों से विवाह कर लूं जिससे मेरा रिलेशन है, तो तुम क्या करते? तो वकील साहब बौखला जाते हैं, मिलाट मिलाट चिल्लाने लगते हैं कि मिलाट ये देखिए, यानी कि जब अपने पर पड़ती हैं तब मालूम चलता है कि कुआं कितना गहरा है, दूसरे पर तो सब मजा ले लेंगे। तो आइए आगे बढ़ा जाए, तत्पश्चात जार को आगे बढ़ा जाए भाई। देखिए तमाम देशों में आपका थोड़ा इतिहास भी एक लाइन बताना है। प्राचीन काल में
ये अपराध था और ऐसी स्त्री मृत्युदंड से दंडनीय थी। धीरे धीरे समाज में सुधार हुआ और तमाम देशों ने इसे अपराध से बाहर कर दिया। अब भारत में था कि भारत में बार बार चुनौती जार दे रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बस एक ही लाइन कह रहा था। अब ये जार ये कह रहा था, देखिए ध्यान से, सी, कि हजूर, जब स्त्री दोषी नहीं है तो मैं क्यों दोष हूँ, मैं क्यों केवल दंडित हूँ। ये तो आर्टिकल 14 यानी कि समता का क्या है, उल्लंघन। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था कि अगर राज्य चाहे तो स्त्रियों और बालकों के लिए स्पेशल प्रावधान कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, 15(3) के तहत, और हमेशा वैलिड मान लेता था। हमेशा क्या मान लेता था, वैलिड मान लेता था। पहला केस है सौमित्री विष्णु बनाम भारत संघ और यूसुफ अब्दुल अब्दुल अजीज बनाम भारत संघ, यानी कि इसका मतलब दो केस याद रखना, बैरक में भी दिया है दोनों केस। सौमित्री विष्णु वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम राज्य का केस, बैरक में भी लिखा है। इन बार बार सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा था कि 15(3) 15(3) 15(3) देखिए, तो फिर जार कह रहा था कि हजूर इससे स्त्री को क्या लाभ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही स्त्री को कोई लाभ न हो, स्त्री के लिए यह क्या है, एक स्पेशल प्रावधान है और इसी के तहत ये क्या होगा, वैध। तो फिर चलते चलते आ गए, एक एनआरआई आ गए, जोसेफ साइन, और उन्होंने फिर आपका इसको चैलेंज किया। तो केस याद रखिए, जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। जज का नाम याद रखिएगा, दीपक मिश्रा। देखिए पूछा गया था दो, आपका यूपीजे में दो क्वेश्चन इस पर आया था, फिर मैं बता दूं, दो क्वेश्चन आया था और दोनों अब बताया जाएगा। देखिए तर्क क्या दिए गए, फिर वही तर्क दिया गया कि तमाम देशों ने इसे अपराध से बाहर कर दिया, तो आप भी करिए। तमाम 17 देशों की नज़ीरें दी गई थी, उसमें दिया था पेपर में, कम से कितने देशों की, 17 देशों की नज़ीर पेश किया गया कि यहाँ यहाँ अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 497 धारा है ये आपका असंवैधानिक है, क्योंकि ये पहली बात आर्टिकल 14 का वायलेशन करती है, दूसरी बात लिंग के आधार पर विभेद करती है, तो 15 में आ गया। फिर आपका, और तीसरी बात आपका ये कहा कि आर्टिकल 21 यानी कि महिला की गरिमा या सम्मान पर ठेस पहुंचाती है और महिला पति की गुलाम नहीं है, पति की संपत्ति नहीं है। यही आपका पूछा गया था कि किस केस में कहा गया कि पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है। जोसेफ साइन, उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है, वो चाहे जो चाहे सो करे, और ऐसी दशा में इस धारा को मैं क्या कर रहा हूँ, अवैध, क्योंकि लिंग के आधार पर विभेद आर्टिकल 14, और पत्नी की हैसियत किस पर निर्भर नहीं करती, पति पर। तो तुरंत एविडेंस में आ जाना है। एविडेंस की कौन सी धारा भारत में पति पत्नी को अलग व्यक्ति मानती है, तो 120, कौन सी धारा, 120, पति पत्नी के विरुद्ध सक्षम साक्षी और पत्नी पति के। याद करके जाएगा, कौन सी धारा जोड़ेंगे, तो भाई अभी दो तीन भाई एक लाइन और जोड़ना है। इसी के साथ आपका पीड़ित कौन होता था, केवल पति। तो कहाँ वो दिया गया था, 198 के किस क्लाज में, तो वहाँ जो धारा 497 आईपीसी लिखी गई थी उसको भी अवैध किया गया। लेकिन अब लेकिन लगाकर लास्ट में चलना है, भले ही अब यह कार्य अपराध न हो, लेकिन अभी भी आपका डाइवोर्स का आधार बना हुआ है और भरण पोषण देने से पति इनकार कर सकता है, यानी कि सिविल मामला बचा है। याद रखिए, केवल किसमें बाहर किया गया है, क्रिमिनल।
यानी कि अगर स्त्री लगातार जारता की दशा में रह रही है तो 125 के तहत सीआरपीसी वह मेंटेनेंस पाने के योग्य होगी कि अयोग्य, बताइए तो। अयोग्य नहीं पाएगी। लेकिन एक बार जारता की हो कि लगातार, लगातार। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत आज भी एडल्ट्री जो है वह डाइवोर्स का क्या है, आधार। मुस्लिम विध में भी, हिंदू विध में भी। यानी कि कुल मिलाकर अभी भी टाट बचा है। अगर पति चाहें तो अपनी जारता के लिए मुआवजा वसूल सकता है जार से, क्योंकि तमाम देशों में अपकृत ये हैं, लेकिन अपराध तो भारत में भी, याद रखिए, टाट हैं लेकिन आज क्या नहीं है, अपराध। इस प्रकार आपका ये चैप्टर भी क्या हुआ, विवाह के विरुद्ध, समाप्त हुआ। आपका कल देखिए, अभी सीआरपीसी चलेगी, कल इधर समाप्त हो जाए तो आपका अध्याय 16, इसके बाद अध्याय 16 से शुरू किया जाएगा। यानी कि कल हो सकता है अध्याय 16 से शुरू हो जाए आईपीसी, क्योंकि आपका